हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज जो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 एंड 2 ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं घरों में आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी मेरी आप लोगों से, जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही में अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू रिड्रेस पॉल्यूशन कंप्लेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है जहां से वहां के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स या फिर जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कोई भी कंप्लेन होती है अगर पॉल्यूशन रिलेटेड, तो वो उस पर क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आप लोगों को बताना है। आप लोगों के पास ऑप्शन है गो ग्रीन, फ्री दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली। Here the correct option will be option number C, that is Green Delhi। पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार इसके बारे में। तो Green Delhi app launched to redress pollution complaints in Delhi। Chief Minister Arvind Kejriwal launched the Green Delhi mobile application using which citizens can bring pollution causing activities to the government notice। तो बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट की नजर में ऐसा कौन सा जिस भी सिटीजन्स को प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पोल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, जैसे सपोज कोई फैक्ट्री है या फिर कहीं से आपका मतलब कहीं से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है आपका गार्बेज और उसकी प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाकर उन्हें बता सकते हो कि यहाँ पर इस लोकेलिटी में, इस एरिया में, इस जगह से गार्बेज ज्यादा निकल रहा है और उसको डिस्कार्ड भी ठीक से नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू इन्वॉल्व एवरीवन इन द फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन एज नो बिग चेंज कैन टेक प्लेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने कही है, अरविंद केजरीवाल ने बोली है कि किसी भी बड़े चेंज को हम लोग हासिल नहीं कर सकते जब तक उसमें सभी का योगदान नहीं रहेगा या फिर सभी का सपोर्ट नहीं रहेगा। द प्राइमरी एम ऑफ द लॉन्च ऑफ दिस ऐप इज टू कीप अ चेक ऑन राइजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। इट ऑल्सो सीक्स टू ब्रिंग पोल्यूशन कॉजेज एक्टिविटीज टू द स्टेट गवर्नमेंट नोटिस। The app can used by the people to inform government on the complaints related to the burning waste, industrial pollution and dust in Delhi। इसी के साथ अगर मैं दोस्तों आप लोगों को और कुछ बताना चाहूँ तो अक्टूबर 29, 2020 को इस एप्लीकेशन को दोस्तों लॉन्च किया गया था और आपको ये एप्लीकेशन गूगल स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो वहां से इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो बोली गई है वो काफी इंटरेस्टिंग ये है कि दिस एप्लीकेशन विल देन आइडेंटिफाई द लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन द पिक्चर्स एंड द वीडियोस। बेसिकली दोस्तों जो वहाँ के लोग होंगे वो या तो फोटोज भेज सकते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड कर इस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं और फिर गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगा, लोकेट कर लेगा कि कौन सी जगह की है। प्लस यहाँ पर आपको सारी क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाएंगे और उसके बाद जब आप उस एक्टिविटी को अपलोड कर देते हो या फिर पिक्चर्स को अपलोड कर देते हो और वहां पर उसके साथ साथ क्या होगा, गवर्नमेंट की नजर में वो चला जाएगा और उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा और उस चीज को सॉल्व की जाएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। और सॉल्व करने के बावजूद भी दोस्तों उसके बाद भी फीडबैक लिया जाएगा कि कहीं वो प्रॉब्लम वापस से तो अराइज नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाता है दिल्ली गवर्नमेंट तो करीब करीब आप ये मान लीजिए कि ये इनिशिएटिव आपके पूरे इंडिया में या फिर ये अप्रोच पूरी इंडिया कहीं ना कहीं फॉलो कर सकती है। तो देखते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा कि ये अप्रोच कितनी ज्यादा सक्सेसफुल और कितनी ज्यादा अनसक्सेसफुल रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ऐप का नाम ध्यान रखोगे और ये ध्यान रखोगे ये दिल्ली सरकार के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, फाउंडेड इन द ईयर 1995, 1996, 1997, 1998. Here the correct option will be option number A, that is 1995।
तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉर लेदर फुटवेयर रिलीज्ड। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके एस्पेक्ट में हम लोग पूरी डिटेलिंग भी अभी यहाँ पर ले लेते हैं। तो बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड हैज कम आउट विद क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉर डिफरेंट लेदर फुटवेयर इंक्लूडिंग द एंटी राइट शूज विद अ व्यू टू कंटेन imports and production of substandard products in the country। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले तो बात मैं आप लोग को बता दूं कि नॉर्म्स जो हुए थे वो रिलीज हुए थे अक्टूबर 27, 2020 में, और उसके बाद इसको फुल्ली हमारे पब्लिक ऑफ इंडिया के सामने, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के सामने क्या किया गया है, रखा गया है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो नए नॉर्म्स है, दिस विल नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर द फुटवेयर मेड फ्रॉम लेदर एंड अदर मटेरियल्स, बट इट वुड बी एप्लीकेबल ऑन द import of these leather rights, ठीक है, राइट शूज। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। अकॉर्डिंग टू द DPIIT notification, the products would have to conform to the specified standards and bear the standard mark under the license from the BIS. The items cannot be produced, sold, traded, imported or stocked unless they bear BIS mark। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हॉलमार्क होता है, जैसे गोल्ड के लिए हॉलमार्क जो होता है, उसी तरीके से लेदर की कोई भी चीज होता है BIS का मार्क होना बहुत जरूरी है, और वो पूरी स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ मेंटेन करवाना भी क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज रहने वाली है। इसके बाद में अगर आप लोग को बता दूं, द DPIIT डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो इशूड क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉर अदर गुड्स सच एज सर्टेन स्टील आइटम्स, केबल्स, प्रेशर कुकर्स। प्रोडक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द नॉर्म्स इंक्लूड लेदर सेफ्टी बूट्स एंड शूज, sportswear, footwear, canvas shoes, rubber sole और derby shoes। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर जो बात हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसका फाउंडेशन ईयर क्या था, प्लस यहाँ पर जो बात की गई है वो आपकी लेदर फुटवेयर को लेकर की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और बात करते हैं इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से पूछता है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैव वोटेड इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग द euthanasia for people with a टर्मिनल इलनेस। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूथैनेसिया जो है वो कौन सी कंट्री के लोगों ने फेवर में उसको लीगल बनाने के लिए वोट किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड्स, टोंगा या फिर न्यूजीलैंड है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूजीलैंड। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूजीलैंड के लोगों ने उसके फेवर में वोट किया है कि आप यूथैनेसिया को क्या करेंगे, लीगलाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो न्यूजीलैंडर्स हैव वोटेड इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग द यूथैनेसिया फॉर पीपल विद अ टर्मिनल इलनेस। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो आप लोग के दिमाग में ये आ रही होगी कि ये यूथैनेसिया है क्या, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि यूथैनेसिया होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर यूथैनेसिया इज अ प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग a life to relieve pain and suffering intentionally. Different countries define euthanasia differently. In Britain, euthanasia is defined as an intervention undertaken with the intention of ending life to relieve intractable suffering. While in Netherlands and Belgium, euthanasia is described as a termination of life by a doctor at a request of patient. तो basically दोस्तों euthanasia जो होता है वो अपने कोई भी शख्स है, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है जिसको इतनी बीमारी है कि उससे अब वो सहन नहीं हो रही है, वो इतना पेन है, इतना एडवर्स लेवल पे जा चुका है कि वो अपने लाइफ को एंड करना चाहता है, तो वो यूथैनेसिया लेकर अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों की सिंपल भाषा में बोलूं तो अपनी मर्जी से मरना। अब इस चीज को आप सुसाइड नहीं बोल सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कई देशों में, इवन इन इंडिया 2018 में इसको लीगलाइज कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन इंडिया में इसके प्रैक्टिसेस अलग से होती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मुझे बहुत ज्यादा कहीं दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आप बोल रहे हो चलो यूथैनेसिया से देखकर हमें मार दो, तो ऐसा नहीं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे जाने के बाद जब पूरी यही श्योरिटी हो जाती है कि भैया ये इसको बहुत ही ज्यादा पेन है, अब ये अनकंट्रोलेबल अनबियरेबल हो रहा है, तब गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन में और उसके पेशेंट के साइन और उसकी फैमिली के अप्रूवल के साथ ही यूथैनेसिया क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। पढ़ लेते एक बार यहाँ पे भी, न्यूजीलैंडर्स हैव वोटेड इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग द यूथैनेसिया फॉर द पीपल विद अ टर्मिनल इलनेस। द डिसीजन वाज टेकन इन द
math of the campaigners who were saying that people who are suffering from extreme pain should be given a choice of how and when they want to bring their life to an end. समझ में आ गई आप लोग को बात जो मैंने बोली थी वो यहीं पर ये लिखी हुई है। और अगर इसके बारे में आप लोग को बता दूं, अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो दोस्तों तो इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। पैसिव यूथेनेसिया इज लीगल इन इंडिया, ठीक है। पैसिव यूथेनेसिया इज लीगल इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सिंस March 2018. In India, patient's consent is required through a living will. The patient must be either terminally ill or a vegetative state. The Supreme Court of India legalized the passive euthanasia on March 9, 2018 as a part of verdict in light of Aruna Shanbhog, who has been persistent vegetative state until her death in 2015. अब मैम ये जो आप पैसिव यूथेनेसिया बोल रहे हो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि देयर आर 4 to 5 टाइप ऑफ यूथेनेसिया। अपन लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको वॉलंटरी यूथेनेसिया के बारे में बताऊं तो दोस्तों वॉलंटरी यूथेनेसिया बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपनी मर्जी से बोल सकता है कि अब वो नहीं जीना चाहता तो वो अपनी लाइफ को एंड कर सकता है। और एक होता है आपका नॉन वॉलंटरी यूथेनेसिया। तो नॉन वॉलंटरी यूथेनेसिया होता है दोस्तों जिसमें पेशेंट का कंटेस्ट नहीं देखा जाता, ठीक है। और इसको इलीगल माना जाता है कंट्रीज में, मतलब जैसे एक टाइप का मर्डर ही हो गया, आप ये समझ लीजिए। एक होता है आपका इनवॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी पढ़ लिया, नॉन वॉलंटरी पढ़ लिया। एक होता है इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी में क्या होता है दोस्तों कि इस कैटेगरी में आपको अगेंस्ट द पेशेंट्स विल, मतलब पेशेंट्स नहीं मरना चाहता है फिर भी उसको मार दिया जाता है। ये भी एक टाइप का आपका कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो आप नॉन वॉलंटरी के साथ। अच्छा, अपने इंडिया में होता है दोस्तों पैसिव। तो पैसिव का मतलब होता है पुलिंग द प्लग। इसका मतलब होता है पैसिव मतलब विद होल्डिंग ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द लाइफ। दिस टाइप इज लीगल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ मैनी कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा आप लोगों को, यहाँ पर कुछ नेसेसरी, मतलब जैसे अब आपको लगता है कि नहीं अगर ये और जिया तो ये और ज्यादा खतरे में जा सकता है, तब आप अपनी लाइफ को क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो। वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्या है सर्कमस्टांसेस है, उस सर्कमस्टांसेस को अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप यूथेनेसिया क्या कर सकते हो, इंडिया में ले सकते हो। और एक होता है आपका एक्टिव। तो एक्टिव में बेसिकली सिर्फ क्या होता है आप लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है डॉक्टर के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो एक्टिव यूथेनेसिया पे काम करते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान में कोई बहुत बीमार है और अगर वो मरना चाहता है कि भाई अब अनबियरेबल हो रहा है तो वो अपने कंसेंट में और डॉक्टर की कंसेंट और फैमिली मेंबर्स की कंसेंट से क्या कर सकता है, यूथेनेसिया ले सकता है और मर सकता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। लेकिन 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 हमारे इंडिया में आप लोग ध्यान रखोगे पैसिव है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे इंडिया में कैसा है, तो पैसिव है, ठीक है। ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर नेम द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। तो यहाँ पे आईसीसीआर का आपको दोस्तों क्या पूछा है, आईसीएसआर का आपका प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम पूछा है दोस्तों, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है दिनेश के पटनायक, विनय सहस्त्रबुद्धे, हर्षवर्धन श्रृंगला और सुनैना सिंह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनय सहस्त्रबुद्धे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अंजर मुस्तैन को स्पेशल प्राइज मिला है किसमें, ग्लोबल आर्ट कंपटीशन में। दोस्तों 6 साल का ये बच्चा है, बांग्लादेशी बॉय, जिसका नाम क्या है आपका अंजर मुस्तीन अली। इसको यहाँ पर क्या मिला है, आपका ऑल विन स्पेशल प्राइज मिला है ग्लोबल आर्ट कंपटीशन के तहत में। तो यहाँ पर आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या था, जिस पर इसका आर्ट वर्क जो था, ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस, द आईसीसीआर हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन नेम्ड यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थॉट आर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो थीम दी गई थी बच्चों को, तो वो ये दी गई थी कि बताओ यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थॉट आर्ट, मतलब आपको कुछ ड्रॉ कर एक थॉट कर आपको क्या करना था, ड्राइंग करनी थी और उसके ऊपर आपको क्या मिलता, प्राइज मिलता। तो विच अट्रैक्टेड 8000 आर्ट वर्क एंट्रीज and around the world after the first round competition 210 art workers were shortlisted, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जीतने वाले का नाम आपका बता ही दिया गया है, कौन है, अंजर मुस्तीन अली। तो थोड़ा सा नाम ध्यान यहाँ पे रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच इंडियन मूवी हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स।
गली बॉय, दिल बेचारा, छिछोरे, उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गली बॉय। तो दोस्तों गली बॉय जिसका निर्माता आप लोग को पता ही होगा, जिसको डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने, और यहाँ पर जो कास्ट थे वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट थी प्लेइंग लीडिंग रोल में। तो यहाँ पर 14th एडिशन ऑफ एशियन फिल्म अवार्ड जो ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों, उसमें इंडियन मूवी गली बॉय को अवार्ड दिया जाएगा एज अ बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ऑफ 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, द अवार्ड वेंट टू कर्च काले एंड सैल्वेज ऑडियो कलेक्टिवली। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे, नाम ध्यान रखना, गली बॉय कौन सा है, गली बॉय आप लोग को ध्यान रहेगा ही, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इसमें लीडिंग रोल पे थे दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूँ यहाँ पर, तो ओम पुरी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चलकर अपने सेशंस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर। SCOF आपका कब फाउंड किया गया था? SCO भी बोल लो, SCO बोल लो, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1998, 1999, 2000 और 2001। Here the correct option will be option number D, that is 2001। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो इंडिया होस्टेड 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी। India today hosted 19th meeting of Shanghai Cooperation Organization Ministers of Foreign Economy and Foreign Trade. In his opening remarks, Minister of Commerce and Industries Piyush Goyal said the current crisis due to COVID-19 is a clarion call to the SCO countries to leverage the economic strength and explore partnerships that enhance trade and investment in the region. He said corporations should be continue to enhance the intra-SCO trade and investment, which would be critical in ensuring the speedy recovery from the aftermath of the pandemic. तो दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग को अटेंड करने वाले कौन कौन थे, तो ये बात भी ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपकी सारी कंट्रीज का नाम दिया गया है। ठीक है, और इंडिया ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, डेनियल मेकर associated to which field? Singer, author, sportsperson, lyricist। Here the correct option will be option number B, that is author। तो दोस्तों यहाँ पर अवार्ड विनिंग ऑथर और एडिटर डेनियल मेकर का क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है दोस्तों, और ये 79 ईयर्स के थे। ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और इन्होंने काम किया है एलिस मुर्नो के साथ और सलमान रशीद के साथ भी, तो ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, थोड़ा बहुत आप पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन हर टाइम आप लोग को ऑर्बिचरीज पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हु इनॉग्रेटेड आरोग्य वैन, एकता मॉल, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क एंड सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क या फिर जंगल सफारी? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनवायरमेंटल मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर पढ़ा जाए तो द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड आरोग्य वैन, एकता मॉल, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क एंड सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और also known as जंगल सफारी। This was launched in the aftermath of Ekta Divas, that is celebrated on 31st October, as we already discussed in our previous sessions, which is being observed on 31st October 2020. The Prime Minister is on the two-day visit to the state and also participated in the Ekta Divas celebration. तो दोस्तों एकता दिवस सेलिब्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द वैन इज स्प्रेड ओवर 17 acres and has no more 380 selected species. It comprises an aroma garden, lotus pond, yoga and meditation garden, and it also have a digital information center, indoor plant selection and cafeteria that serves Ayurvedic food. Apart from that, a van comprise of hundreds of medicinal plants. The van also provide information of usage importance of medicinal plants. तो दोस्तों काफी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है आरोग्य वैन बोलो या केवाड़िया गुजरात, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि योगा के लिए भी जगह है और आपके लिए आयुर्वेदिक फूड की इंपॉर्टेंस जो मतलब आजकल के यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि मेडिसिनल यूज क्या क्या है, वो सारी चीजों का ज्ञान अगर मिले तो इसमें क्या बुरा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हु रिलीजेस साइंस टून बुक ऑन कोविड-19 पैंडेमिक? आनंदीबेन पटेल, गणेशी लाल, मनोज कुमार सिन्हा, सचिन पायलट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल के बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश की क्या है, गवर्नर है दोस्तों, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल on Thursday released a science tune book with comprehensive information of COVID-19 pandemic, its symptoms and prevention through precautions. The book, named Bye Bye Corona, published by Vigyan Prasar and of the Department of Science and Technology, makes people aware of COVID-19 in an engaging way. The 220-page book contains comprehensive information on the novel coronavirus pandemic, its symptoms and prevention through precautions. The book Bye Bye Corona also has a very interesting chapter on the art of living with coronavirus, highlighting the methods to deal with its day-to-day life, the Department and Science Technology said. तो दोस्तों ये बुक रिलीज की गई है आपके यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा, और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सिम्टम्स है कोरोना के ये, या फिर हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में, प्लस आज के टाइम में कोरोना वायरस की कितनी महामारी हो चुकी है दोस्तों, इस बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहे तो खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NCLAT, या फिर इसको बोलते हैं एनक्लैट, ठीक है। तो एनक्लैट के यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट चेयरमैन का नाम आपको यहाँ पर बताना है। SJ मुखोपाध्याय, बंसीलाल भट्ट, विकास शामसुका, चेतन गहलोत। Here the correct option will be option number B, that is बंसीलाल भट्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो MCA ने एक्सटेंड कर दिया है जस्टिस बंसीलाल भट्ट का एक्सटेंशन पीरियड, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ जस्टिस रिटायर्ड बंसीलाल भट्ट एज द ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ NCLAT, that is National Company Law Appellate Tribunal. Justice Bhatt term has been extended till 31st December 2020, ठीक है दोस्तों, 3 महीने का एक्सटेंशन इनको मिला है। और until a regular chairperson is appointed or further notice orders, whichever is earliest, ठीक है। The term Justice AIS Chimma as judicial member of NCLAT has also been extended till 31st 2020 दिसंबर, राइट। तो ये था दोस्तों पूरा हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।